हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग क्लास 11 का अकाउंट्स स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर सब देख ही रहे हैं। तो आज हम लोग क्लास 11 का अकाउंट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, जैसे कि हमने देख रहे हैं हम लोग स्क्रीन पर, आज क्लास 11 का हमें अकाउंट्स पढ़ना है, जिसका नाम है अकाउंटेंसी, ठीक है। ये क्लास 11 के लिए एंड अदर बिगनर्स के लिए भी है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो 11 क्लास के बच्चे हैं जो हमें पढ़ना है, तो उसकी सब बच्चों के लिए एक मैंडेटरी है कि हमें कितनी कॉपी बनानी है, 2 कॉपी बनानी है, ठीक है ना। जिसकी पहली कॉपीज में हम लोग क्या काम करने वाले हैं, हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरी हम एक रूल बुक बनाएंगे। रूल बुक में हम लोग सारे कंसेप्ट लिखेंगे, जिसमें हम लोगों के लिए ये कंसेप्ट आपके लिए आगे भी काम आने वाले हैं, ट्वेल्थ में भी काम आएंगे, और आगे चल के आप जितनी भी कॉलेजेस वगैरह में जाओगे वहाँ भी ये बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 कॉपी बनाएंगे, जिसमें से हम लोग देख ही रहे हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और क्लासेस के लिए एंड थ्योरी सेक्शन। और रूल बुक में हम लोग सारे कंसेप्ट लिखेंगे, कंसेप्ट नंबर 1 2 3 4 वट जो भी आगे आते जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसको रूल बुक में लिखना है या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में लिखना है। मोस्टली अभी जो हमारे कंसेप्ट होंगे वो हम लोग मेजर हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग कुछ चीज़ें देख लें। मैं आपको थोड़ा सा थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि हमें आखिर पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं एक तरफ से, तो हम लोग ये देखते हैं ज़रा, ठीक है। देखो, पहला हमें 2 कॉपी बनानी है, जो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है। दूसरा है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, हमारी स्टडी को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमारे जो लेक्चर होंगे, स्टार्टिंग के लेक्चर जो सीरीज होगी वो 1 to 10 जो स्टार्टिंग की होने वाली है, वो हमारी इस फॉर्मेट में रहेगी। जैसे कि पहले 1-2 लेक्चर होंगे वो इंट्रो बेसिक रहेंगे, फिर 2 to 5 जो लेक्चर्स होंगे वो हमारे सम थ्योरेटिकल और टर्मिनोलॉजिकल और बेसिक चैप्टर होंगे। फिर जो हमारे लेक्चर होंगे बिटवीन 5 to 6 लेक्चर स्टार्टिंग के, यानी कि वो हमारे पूरे चैप्टर लिंकिंग लेक्चर रहेंगे, जो हमारे हर चैप्टर्स को लिंक करेगा, जिससे कि हमें ये फैमिलियर हो जाएंगे कि हम आगे के चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना है। तो हमारे 10 लेक्चर जब हम हमारे कंप्लीट होंगे, 10 लेक्चर का टाइमिंग ज़्यादा नहीं होगा, मोस्टली 4 to 5 आवर्स के ही होंगे हमारे लेक्चर, जिसमें हम लोग 25% सिलेबस ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लास 11 में जो अकाउंटिंग है हमारी, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 पार्ट में है। देखिए, मेजर ये क्या है, ये हमारे एनसीईआरटी के बेसिस पर है, जिसमें से पार्ट ए में 8 चैप्टर्स हैं जो मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 मार्क्स के हैं, और जो पार्ट बी है वो चैप्टर 5 उसमें कवर है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 के नाम से है, वो 20 मार्क्स के लिए। लेकिन वेरियस राइटर्स हैं जिनकी बुक्स पब्लिश की है, जैसे टी.एस. अग्रवाल है, एस.सी. शर्मा है और डी.के. गोयल है, उनमें सिर्फ सिंगल बुक है। तो हम लोग ऐसा कोई ये नहीं है कि हमें अलग से हमें बुक लेनी है, तो आप कोई भी बुक अभी रेफ़र कर सकते हैं, चाहे वो टी.एस. अग्रवाल हो, एन.सी.आर.टी. हो, वट जो भी आपको बुक अच्छी लगती है आप उससे पढ़ सकते हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अभी शुरुआत के जो लेक्चर है वो मैं सिर्फ पूरा थ्योरेटिकल बेसिस ही पढ़ाऊँगा, और मैं पूरा आपको कंसेप्चुअल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वो आप बस देखना है, उनको लिखना है एक जगह, एक रूल बुक में लिखना है जो कंसेप्ट वाली आएगी, और एक हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मोस्टली यहीं सॉर्ट आउट कराते जाऊँगा, और मैं आपको मैं एक लिंक दूंगा अपने यूट्यूब पर ही, यहीं पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप वहाँ पर सारे क्वेश्चन में दूंगा और उनके सॉल्यूशन भी आगे प्रोवाइड करूँगा, तो आप वहाँ से आप लिखना, आप वहाँ से ही आप सॉर्ट आउट करना, ठीक है ना। सारे जो भी लेक्चर होंगे वो हम लोग वहीं से कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मेन स्टार्टिंग पर। जैसे मैंने बताया कि हमें 2 कॉपियाँ बनानी हैं, एक क्लासेस के लिए थ्योरी पार्ट और एक हमारे रूल बुक कंसेप्ट। अब हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमें बहुत सारी चीज़ों को मालूम होना चाहिए अकाउंट्स के बारे में, कि अकाउंट्स आया कहाँ से, क्या है, हमें क्या करना है इसके अंदर। तो जैसे मैंने एक आपको लेक्चर में, पिछला मेरा जो लेक्चर इन्होंने पढ़ रखा होगा, मैंने वहाँ पर ये बताया था कि अकाउंट्स के 3 पिलर होते हैं। पहला होता है कंसेप्ट, सेकंड होता है हमारा कैलकुलेशन, और थर्ड होता है प्रेजेंटेशन। जब तक हम कंसेप्ट नहीं सीखेंगे हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो कैलकुलेशन सबको करना आता है। अगर मैं बोलूँ 10,000 का 25% कितना है, तो हर कोई निकाल लेगा, लेकिन कंसेप्ट क्या है वो नहीं आएगा। अगर कंसेप्ट भी आता है, कैलकुलेशन भी आती है, लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। वो क्लास 11 CBSE के लिए है और अदर
स्टेट बोर्ड के लिए ये लेक्चर शुरू के जो 1 to 10 रहेंगे वो कोई भी देख सकता है, जरूरी नहीं है ये क्लास 11 का, वो बीकॉम के बच्चे भी देख सकते हैं, एमबीए के बच्चे भी देख सकते हैं। जिनके लिए बेटर होगा कि वो अच्छे से इनको कंसेप्ट को क्लियर आउट करें और उसको सीखने की कोशिश करें। मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेजर आपको जो क्लास 11 का जो बेसिक है, बेसिक जिसने ये सीख लिया है, आपको इतना यूनिक मटेरियल आपको मिलेगा या आपको यूनिक नॉलेज में आपको देने की कोशिश करूँगा कि जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। वैसे कई टीचर्स हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरी भी क्लास देखने की एक बार देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आता है, ठीक है ना। तो हमें शुरू के आप 10 लेक्चर्स भी आप देख लोगे तो आपको आगे की किसी भी जगह प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे वो 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे बीकॉम हो, एमबीए में। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अपने स्कूल्स कॉलेजेस जहाँ भी हैं वो कॉम्पीट कर रहे हैं वहाँ पर हमेशा से, कि उनको कंसेप्ट इनके बेसिक इतने अच्छे हो चुके हैं कि उनको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि उनको कितना अच्छा आ रहा है। चलो तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले देखिए हिस्ट्री, किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो हमें पहले उसकी हिस्ट्री हमें मालूम होना चाहिए। देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ हिस्ट्री, एक तो है वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले अकाउंटिंग का यूज़ जो किया था वो बेबीलोनिया इजिप्ट में 4000 BC में किया हुआ था, ठीक है। इतना हमें ये पढ़ना नहीं है, मेजर हमारे सिलेबस से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, हमें सिलेबस में दिया है इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो हमें पहले बस यही देखना है करना क्या है। पहले तो हमें देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या बेबीलोनिया इजिप्ट में हुआ था, ठीक है ना। इसको इजिप्ट ने यूज़ किया हुआ था 4000 BC में, और मेजर जो चाइना में यूज़ हुआ वो 2000 BC में हुआ। और जो मेन जो फादर ऑफ अकाउंटेंसी जिसको माना जाता है वो है मिस्टर ल्यूका पैसिलियो। 1494 में इन्होंने कुछ कंसेप्ट स्टैंडर्ड दिए थे, लेकिन बाद में हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता गया और उसको आज हम लोग स्टैंडर्ड गाइडलाइन, हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम उसको मानते हैं। इंडियन हिस्ट्री में देखा है तो इंडियन मैथोलॉजी में जैसे हमारे इंडियन हिस्ट्री में देखा गया है, इंडियन मैथोलॉजी में देखा गया है कि हमारे यहाँ हर देखा है तो हमारे हर क्या बोलते हैं जिसको, हर पर्सन के लिए, हर पर्टिकुलर थिंग के लिए एक देवता है। देवता यानी कि हम लोग जो बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ शक्ति के हनुमान जी हैं, माता हैं हमारी, ऐसे कई है। तो ऐसे ही हमारे जो अकाउंटिंग के जो देव हैं उनको हम चित्रगुप्त बोलते हैं। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि आपका लेखा जोखा कौन रखेगा, आप ऊपर जाओगे तो आपका सारे कर्म भाग्य कौन लिख रहा होगा, तो वो कौन लिखता है, वो चित्रगुप्त लिखते हैं। तो ऐसे ही हम लोग अकाउंटिंग में जो हमारे देवता हैं उनको चित्रगुप्त का नाम दिया गया है इसीलिए। लेकिन जो इंडियन हिस्ट्री में लेकिन जो अकाउंटिंग का कंसेप्ट जो दिया हुआ है वो चाणक्य ने दिया हुआ है, जो आप सब जानते हैं। कौटिल्य उनका नाम था, चाणक्य महान हमारे इकोनॉमिक्स रहे हुए हैं, वो 23 सेंचुरी से पहले आ चुके थे। उन्होंने सम्राट अशोक जो हम जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वाले, उनके शासनकाल में उन्होंने ये दिया हुआ था, अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट दिए थे, ठीक है ना। अब जो लूशिया पैसिली है उन्होंने जो बुक लिखी थी वो सुमा बुक लिखी थी। सुमा बुक में ही उन्होंने ये सारे कंसेप्ट डाले थे। उन्होंने कुछ फ्रांस के थे आई थिंक, ये वो देखा जाए तो इन्होंने ही हमारे अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं जो हम लोग आज पढ़ते हैं। लेकिन इसमें कई कई वेरिएशन आते गए। चाइना में नए रिसिप पेमेंट का कंसेप्ट लेकर आए, जैसे हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। देखिए हर कंट्री में एक अकाउंटिंग बॉडी होती है। देखिए हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन एक मैटर करता है। प्रेजेंटेशन का एरिया कौन देता है, प्रेजेंटेशन हमें कहाँ करना है, कौन बोलेगा इसको कि ये सही है ये गलत है। इसके लिए देखिए इंडिया में हर कंट्रीज़ की एक अकाउंटिंग बॉडी होती है। हमारे इंडिया में अकाउंटिंग बॉडी है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसे अमेरिका की जो बॉडी है वो CIP है, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट वाली है, AICMA भी बोलते हैं कई जगह। तो कई जगह वहाँ पर हमारे यहाँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट चलता है वहाँ पर जैसे CPA चलता है। तो हर कंट्रीज़ में एक अकाउंटिंग बॉडी होती है, वो उसको ऑर्गेनाइज करती है, वो उसको ये देखती है कि कहाँ पर उसके अकाउंटिंग पर रिसर्च करती रहती है। वो हमें बताती है कि कहाँ पर अकाउंट में फ्लो है, इंडस्ट्रीज़ में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, उस हिसाब से अकाउंटिंग की जाती है ना, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए मैंने पहले ही बोला था कि मेन जो चीज़ें होती हैं वो अकाउंटिंग में हम लोग को ये देखना पड़ता है कि हम अकाउंटिंग कर किसके लिए रहे हैं, हमें अकाउंटिंग करना क्यों ज़रूरी है, अकाउंटिंग में मेजर चीज़ें क्या हैं। अब अकाउंटिंग का मतलब क्या है, सिंपल देखा जाए नॉर्मल भाषा में है तो मेजर रिकॉर्ड मेंटेन करना। लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन करना कैसे करना, वो हर कोई रिकॉर्ड मेंटेन करता है क्या, बिल्कुल करता है। तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड किसको करना है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने वाली बात आती है तो हमें सबसे पहले वो एंटिटी देखनी पड़ेगी कि कौन सी एंटिटी है जो हमारे रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है। अब एंटिटी एवरी person who are recording the transaction into the money,
यानी कि जो भी एंटिटी हैं वो मनी में सारे रिकॉर्ड को ट्रांजेक्शन कर रही है, वो एंटिटी है। लेकिन हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, मेंटेन करने का, रिकॉर्ड करने का हर ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। इसलिए हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमने कुछ देखा है। तो हम लोग आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एंटिटीज़ हैं जो उनके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करेगा कि वो है क्या। देखिए, ये मैंने पहले शायद एक लेक्चर में भी बताया था, जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा होगा, पहला वाला लेक्चर होगा, मैंने उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि हमारे पास 3 टाइप की एंटिटी होती हैं जिनके ऑब्जेक्टिव बेसिस पर होता है, जिनके मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर एंटिटी डिसाइड करती है कि वो एंटिटी क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, हर एंटिटी जब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करती है, हम देखेंगे जो मोर अर्निंग प्रॉफिट करना चाहेगी वो फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और जिनका नो प्रॉफिट अर्निंग है वो एनजीओ एंड एनपीओ करेंगे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में देखूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो वो किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करेगा। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में करेगा, या फिर ओपीसी में करेगा, या एचयूएफ में करेगा। ये सारी चीज़ें आप 11th की बिजनेस स्टडी में भी पढ़ेंगे। वहाँ पर बहुत अच्छे से इनको एलैबोरेट किया गया है कि फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये, हम लोग बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, किस टाइप में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने, आज मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल ही नोटिफिकेशन आया था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि जिनके शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन होंगे वो बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये सारी चीज़ें हैं, वो फॉर्म ऑफ द बिजनेस क्या है। तो हम लोग बिजनेस स्टार्ट, जिनके अर्निंग मोर प्रॉफिट बिजनेस होते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ही अर्निंग ग्रोथ करना है, तो वो इन फॉर्म में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। किस किस फॉर्म में? सोल प्रॉपर्टी, ओपीसी, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कंपनीज में। और कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट अर्न करना नहीं आती है, लेकिन फिर वो क्या करना चाहती हैं, उनका मेन मोटिव होता है सिर्फ ओनली एंड ओनली सोशल वेलफेयर करना। सोशल वेलफेयर करना है तो वो एनजीओ ओपन कर लेती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन कर लेती हैं, एनपी सोसाइटी कर लेती हैं, म्यूचुअल कंसेंट से स्टार्ट कर लेती हैं। जैसे कि आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, देखो वो एक सोसाइटी होती है। जैसे आप एक फ्लैट में रह रहे हो तो हम बोलती नहीं कि जैसे आप गूगल हम सोसाइटी का ये एग्जांपल ले सकते हैं। वो एक सोसाइटी है, उनका कोई मेन काम नहीं है कि वो कोई बिजनेस एंटिटी कर रही है, कोई बिजनेस काम कर रही है। उनका मेन है ऑब्जेक्टिव अपने मेंबर्स को वेलफेयर देना, अपने मेंबर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना। तो उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है अर्न करने का, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो मेंटेनेंस होना है सोसाइटीज़ का वो उसको फुलफिल करे। तो उसको हम लोग एनपीओ या एनजीओ बोलते हैं। जैसे मैं कहीं बीइंग वुमन है, वैसे देखा जाए बीइंग वुमन तो है। उसके बाद आप जो सबसे बड़ी एनजीओ है इंडिया की, वो कौन सी है मालूम है किसी को? वो है सबसे बड़ी एनजीओ है बीसीसीआई। वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो एक बीसीसीआई। देखो कहने को तो वो अब आप कहोगे कि ये सर ये कैसे कह सकते हैं, वो एनजीओ है और वो इतना प्रॉफिट अर्निंग नहीं कर रही है। देखिए अर्निंग कर रही है वो बात लगे, सारे स्कूल्स, मोस्टली स्कूल्स होते हैं वो एनजीओ में काम करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एंटिटी होती हैं जिनका प्रॉफिट तो होता है लेकिन बहुत लिमिटेड है, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर। उनके जितने कस्टमर उतने ही बेसिस पर उनका लिमिटेड अर्निंग होगी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। इनमें ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें ज़्यादा इन फोकस नहीं करना है, हम लोग सिर्फ नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अकाउंट्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि एक्चुअली अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करें, क्योंकि हर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है वो मनी फॉर्म में कर रहा है। ऐसा तो कोई है नहीं है, आज के टाइम पर कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो मनी के फॉर्म में काम नहीं करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो क्या है। उसको हम लोग इवेंट का नाम देते हैं। इवेंट मीन्स कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो मेजरेबल हो मॉनेटरी टर्म में, जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। यानी कि ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी हो और मेजरेबल हो। ऐसा नहीं है कि ट्रांजेक्शन भी है, मेजरेबल भी है, लेकिन मॉनेटरी टर्म में नहीं है। जैसे कि सिंपल मैंने बोला कि कल पानी बरसेगा, ठीक है, कितना बरसेगा? 100 लीटर या फिर 100 mm, लेकिन ये मॉनेटरी टर्म में नहीं, तो ये इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये इकोनॉमिक इवेंट है लेकिन मेजरेबल तो है, हम मेजर कर रहे हैं। हमने उसको मेजर करने में क्या दिक्कत है? जैसे मैंने बोला आपसे कि कल इतने लोग बाजार जाएंगे, 100 मेजरेबल है, हम मेजर कर पा रहे हैं कि 100 लोग जा सकते हैं, लेकिन मॉनेटरी टर्म नहीं है। तो ये दैट इज़ नॉट ए इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट के लिए हमें तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है तो हम लोग ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम उसको इकोनॉमिक इवेंट का नाम नहीं देंगे। अब इकोनॉमिक इवेंट होते क्या हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। सॉरी, टाइप्स क्या है हमारे? देयर आर 2 टाइप ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट जो भी एंटिटी करेगी, जो अभी हमने एंटिटी देखी थी, एंटिटी मतलब दिस वन।
अगर ये एंटिटी हैं, अगर ये कोई भी इकोनॉमिक इवेंट करती हैं तो किस टाइप की इवेंट होंगी? देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इन्हीं फॉर्म में होगा, इनके अलावा कुछ और फॉर्म में भी हो सकते हैं क्या? नेवर, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकते, इन्हीं फॉर्म में होते हैं मेजर ही। तो सारे मेजर इन्हीं फॉर्म होंगे तो वो कुछ ना कुछ इवेंट करते हैं। तो देयर टाइप ऑफ द इवेंट, देयर ट्रांजैक्शन, जो मेजर और मॉनिटरी टर्म है। मॉनिटरी टर्म में क्या होता है? जैसे कोई भी सेल परचेज करना जो मॉनिटरी रिकॉर्ड में कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन है जो हम मॉनिटरी इवेंट में कर रहे हैं, मॉनिटरी फॉर्म में कर रहे हैं और मेजरेबल है, तो हम उसको नाम देते हैं इकोनॉमिक इवेंट। अब ये टाइप्स कितने होते हैं इनके? इवेंट देयर आर 2 टाइप्स। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इवेंट। कौन कौन से होते हैं बेटा? इंटरनल इवेंट एंड एक्सटर्नल इवेंट। पहले एक्सटर्नल इवेंट के बारे में समझते हैं हम लोग। एक्सटर्नल इवेंट का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन है बाहर के लोगों से ट्रांजेक्शन कर रहा है, इकोनॉमिक इवेंट कर रहा है। जैसे कि सिंपल है, बाहर से हम लोगों ने मटेरियल खरीदा, हमने बाहर सेल किया, ठीक है ना, या फिर हमने बाहर के बंदे को से हमने मटेरियल बाय किया, हमने बिल्डिंग बाय की, हमने गाड़ी बाय की, है ना। तो ये सारे आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कस्टमर को हमने मटेरियल सेल किया, कस्टमर से भी हमने रिटर्न वापस माल लिए, तो दैट इज़ द आउटसाइडर इवेंट, यानी कि एक्सटर्नल इवेंट हम इनको बोलेंगे। यानी ऐसे इवेंट ट्रांजेक्शन विद द आउटसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द एक्सटर्नल इवेंट, जो हम मेजरेबल भी होगा, ट्रांजेक्शन भी होगा, मॉनिटर भी होगा, ठीक है ना। जैसे हमने लोन लिया, हम बैंक से लोन लेंगे, तो दैट इज द एक्सटर्नल इवेंट। अब होता है इंटरनल इवेंट। इंटरनल इवेंट का मतलब क्या है? विद इन एंटिटी। विद इन एंटिटी मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपनी विद इन ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांजेक्शन करती है। जैसे कि बिग बाजार, बिग बाजार के कई सारे हमारे क्या हैं, मॉल्स हैं। बिग बाजार में सॉरी हमारे कई सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं बिग बाजार के। तो अगर एक बिग बाजार अपने दूसरे बिग बाजार की ब्रांच को मटेरियल सप्लाई करता है, दैट इज द इंटरनल इवेंट। या अपने एंटिटी है अपनी एम्प्लॉय को सैलरी देती है, दैट इज द इंटरनल इवेंट, ठीक है ना। इंटरनल डायरेक्टर को रेम्युनरेशन देना, दैट इज द इंटरनल इवेंट। यानी हम अपने इंटरनल ही बिजनेस कंसर्न में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, दैट इज द इंटरनल इवेंट, ठीक है। जैसे टाटा स्टील है अपने टाटा मोटर्स के लिए स्टील सप्लाई करती है, दैट इज द इंटरनल इवेंट। जियो है, जियो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जियो रिचार्ज फ्री में कराती है, दैट इज द इंटरनल इवेंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देयर आर द 2 टाइप ऑफ इवेंट। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, तो जो ट्रांजेक्शन हमने समझे और टाइप ऑफ इवेंट हमने समझा, ओके। अब देखिए ये सारी चीज़ें होने के लिए उसके बाद हमारे पास जो मेन है, हम जो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो क्या है। जो हमने अभी ट्रांजेक्शन देखे, इवेंट्स देखे, वो हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हमने 4 टाइप्स दिए हुए हैं। इसको नाम दिया है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है, सिंपल है, IMRC। आप इसको IM रॉकी भी बोल सकते हैं। देखिए याद रखने का ये तरीका है। तो हमें सबसे पहले अकाउंट में यही देखना है कि हम क्या करने वाले हैं, अकाउंट में कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन। हमें आइडेंटिफिकेशन मतलब कि जो हमने पीछे देखे इकोनॉमिक इवेंट, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्डेबल हैं भी या नहीं है, हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मैंने इवेंट में 3 चीज़ें बताया था। 3 चीज़ें कौन कौन सी थी? पहले तो ट्रांजेक्शन होना है, मेजरमेंट होना है और मेजरेबल होना। पहला ट्रांजेक्शन, मेजरेबल एंड मॉनिटरेबल। तो तीनों चीज़ें कंपलसरी है। तो देखो तीनों में से यहीं पर हमारी सारी चीज़ें आ जाएगी। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो हमें रिकॉर्ड करना। दूसरा मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब कि हम उसको बिजनेस टर्म में यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और वो मनी फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो। ट्रांजेक्शन में क्या है, ट्रांजेक्शन तो कोई भी हो सकता है। जैसे मैं अंदर आया, मैं एक रूम के अंदर आता हूँ, दैट इज आल्सो ए ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। मेरी बुक गिर गई, दैट इज ए ट्रांजेक्शन। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, दैट इज द ट्रांजेक्शन। लेकिन क्या वो ट्रांजेक्शन मनी फॉर्म में है क्या? नहीं है, तो हम उसको नहीं रखेंगे। तो हमें मनी मेजरिंग यूनिट होनी चाहिए उसको, और वो रुपी और पैसे के फॉर्म होना चाहिए, तभी हम उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है। फिर होता है हमारा रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग भी हम कौन सा कर पाएंगे? ओनली एंड ओनली क्रोनिकलिस्टिक ऑर्डर, इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाई मेजर। जैसे हमने पहले 2 पॉइंट पढ़ा कि हमने वो इकोनॉमिक इवेंट है क्या, करेक्ट, इंटरनल है इवेंट है या एक्सटर्नल इवेंट है, बिल्कुल, फाइनेंशियल टर्म में है, ठीक है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और क्रोनिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन कभी भी लिखें, जो ट्रांजेक्शन पहले होगा हम उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा ट्रांजेक्शन होगा ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि हमने सिंपल है कि पहला ओवर अगर मैं देखा जाए तो मैं सिंपल से नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ।
हम मैच जब खेलते हैं तो पहला ओवर डालते हैं, फिर हम दूसरा ओवर डिलीवर करते हैं, फिर थर्ड ओवर डिलीवर। ऐसा तो नहीं कि हम पहले फोर्थ ओवर दे दें या फिफ्थ ओवर दे दें, नहीं मानते। या पावर प्ले आपने सुना होगा, पहले 10 ओवर का पावर प्ले होता है। ऐसा तो है नहीं है कि पहले पहला पावर प्ले 5 ओवर को जाए फिर दूसरा 10 ओवर, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, रिकॉर्डिंग जो होती है वो हम डेट वाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पहले 10 तारीख का रिकॉर्ड कर दिया फिर हमने 5 तारीख का रिकॉर्ड कर दिया, नो। हमें रिकॉर्डिंग हमेशा एक फाइनेंशियल टर्म में, एक टाइम पीरियड के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करनी पड़ेगी। यानी हमने पहले 1 तारीख को अगर मटेरियल परचेज किया तो हमें पहले 1 तारीख का रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर हमने 2 तारीख का रिकॉर्ड किया, हम 2 तारीख का रिकॉर्ड करेंगे, हमने 3 तारीख का रिकॉर्ड किया, हम 3 तारीख का रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे हम डे वाइज चलते चलेंगे और हम अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेजरमेंट भी कर लिया, रिकॉर्डिंग कर लिया। अब इनका फ़ायदा क्या है, आप ये देखेंगे हम फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा ये है कि हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, अब हम उसको कम्युनिकेट करेंगे। जब तक हम इस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि हमने 1 तारीख का रिकॉर्ड कर लिया मटेरियल, 2 तारीख का हमने मटेरियल रिकॉर्ड कर लिया और 5 तारीख का भी मटेरियल रिकॉर्ड कर लिया। अब 6 तारीख को जो हमने मटेरियल रिकॉर्ड किया है वो हमने सपोज उसमें कुछ डिफेक्ट आया और वो हमने रिटर्न कर दिया, हमने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन हमने अगर वो अपने मैनेजमेंट को, हमने डिपार्टमेंट को, हमने इनकी इन्फॉर्मेशन दी तो उसका सही डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। कि हमें जैसे डायरेक्टर ने हमने सैलरी दी, आपने ज़्यादा सैलरी दी, कंपनी एक्ट में कुछ रूल्स हैं उसके हिसाब से हम ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा सैलरी दी तो वो हम नहीं कर पाएंगे। या फिर हमने कुछ रूल्स के अगेंस्ट जाके हमने कुछ प्रोविज़न बनाए, हमने रूल्स के जाके हमने कुछ एक्सटर्नल रूल्स के प्रोवाइड किया, हमने उनको ब्रेक डाउन किया, वायलेशन किया, तो वो सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। हमने गलत इन्फॉर्मेशन दे के हमने क्या किया, मटेरियल सेल आउट कर दिया, तो ये भी गलत है। तो हमें ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं, किसको, मैनेजमेंट को और हमारे कई सारे टाइप के यूजर्स को। तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जितनी भी अमेज़न हैं, ऑनलाइन डिलीवरी वाले हैं, वो क्या करेंगे, ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके यूजर्स यानी कि कस्टमर को ये नहीं पता कि वो कौन सा मटेरियल बेच सकते हैं तो ये कोई मतलब नहीं होगा। जबकि उसमें अभी कौन से गुड्स डिलीवर कर सकते हैं, ओनली एसेंशियल गुड्स। तो हमारे एक्सटर्नल यूज़र कौन है, अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह इनके, वो है एक्सटर्नल यूज़र। अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन क्या होता है, तो वो एक्सटर्नल यूज़र। तो उनको ये पता होना चाहिए, अगर वो टाइम पर नहीं पहुँचेगी इन्फॉर्मेशन तो ये सब बेकार हो जाएगा, उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, देखो अब जो हमारे अकाउंट हैं, अकाउंटिंग में हम लोगों ने ये तीनों चीज़ें बोली कि क्या क्या। सबसे पहले हमने IMRC पढ़ा, IMRC के बाद हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है हम वो किसकी अकाउंटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें एक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे ही नहीं करते हैं कि हम अकाउंटिंग, किसी ने बोला कि इसकी अकाउंटिंग कर लो, नो। अकाउंटिंग का एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन एक करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि पहले क्या है मेन चीज़ है। आप ये बताइए, पहले तो देख लिया होगा वैसे स्क्रीन पर कई लोगों ने। सबसे पहले होता है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। देखो डेटा का मतलब क्या है, डेटा एक साइलेंट मोड में होता है। डेटा एक होता है वो रॉ और अनऑर्गेनाइज फैक्ट होता है, जिसको हमें प्रोसेस करना होता है, वो जाके इन्फॉर्मेशन बनता है। ऐसा नहीं है कुछ भी हो डेटा, हम जब तक डेटा हम किसी को प्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं बनती है। जैसे मैंने बोला सचिन तेंदुलकर, तो आप कहोगे क्या है ये, मैंने कहा डेटा है। तो आपने कहा सर ये कैसे डेटा है, आप उसके बारे में कुछ बताओ तो सही। दैट इज़ द फॉर्म ऑफ डेटा, यानी अनऑर्गेनाइज है जिसको हमने प्रोसेस में डालेंगे तब जाके वो इन्फॉर्मेशन बनेगा। सिर्फ ये कुछ नहीं है, जैसे मैंने बोला 100 रुपीज़ के जी। अब ये क्या है 100 रुपीज़ के जी, आप पूछोगे ना सर ये है क्या, इसको आप पूरा फैक्ट तो बताइए इसके पीछे है क्या। तो मैंने बोला 100 पर kg आपके एप्पल, तब आप बताओगे कि हाँ का है सर। अब ये इन्फॉर्मेशन बन गई। तो जब भी हम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो डेटा एक स्मॉल एंड इन्फॉर्मेशन इज बिग। वैसे भी देखो वर्ड के लेटर से भी समझ में आ रहा है डेटा छोटा है और इन्फॉर्मेशन बड़ा। तो डेटा इज़ वेरी स्मॉल थिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन इज वेरी बिगर थिंग। तो हम लोग जब डेटा को एक फॉर्मुलाइज स्ट्रक्चर दे देते हैं और हम प्रेजेंट करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ द यूजफुल, तब जाके वो इन्फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, तो जो भी हमें अकाउंटिंग के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज किसी इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें जब भी मिलेगी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। तो इन्फॉर्मेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो भी हमें देखने पड़ेंगे। तो देखो हमें ये ज़रूरी क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों है। देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप देख रहे होगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में,
देखिए, अकाउंटिंग इज डिपेंड ऑन द फुल्ली ऑन इन्फॉर्मेशन। जब तक हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम लोग अकाउंट्स नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ की हम अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेस पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। अगर हम डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाएगी। हम उसके बेस पर हमारे क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, प्रोडिक्शन कर सकते हैं और एस्टिमेटेड लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनली एंड ओनली द इन्फॉर्मेशन। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन सही है तभी तो हम लोग आगे काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके हिसाब से हम लोग जजमेंट लगाते हैं, हम मैनेजमेंट की एबिलिटी का पता करते हैं कि वो जो उनके पास रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमें जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, किस टाइम पर आ रही है, किस लेवल की इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंसी है या नहीं है वो उनकी, तो वो हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर इन्फॉर्मेशन गलत टाइम पर हमारे पास मिलती है या फिर वो रुक के आती है तो वो कोई मतलब की नहीं होगी। हमें टाइमली नहीं आ रही है तो भी कोई मतलब नहीं है ना। तो हमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग फुल्ली डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, वो हमारी प्रोडिक्शन इन एवेल्यूशन एंड एस्टिमेशन को डिफाइन करता है। ओके, अब देखिए, अब इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन होनी कैसी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले रिलायबल इन्फॉर्मेशन। रिलायबिलिटी मीन है कि जो यूजर अपनी इन्फॉर्मेशन पर डिपेंडेड होगा और वो रिलायबल होगा। जैसे सिंपल है, आज मैं आपसे बोल दूं कि जैसे अभी आज की, चलो मैं 1-2 दिन की मैं बताता हूँ आपको एक रिसेंट न्यूज़ कि साउथ कोरिया है वो नॉर्थ कोरिया जो भी वो किम जोंग है वो मर गए, मैंने सुना है, ही हैव डाइड। तो आपको भी सर कैसे, तो रिलायबल है क्या, तो आपने बोला सर उसके रिलायबल है क्या, वो सोर्सेस उसके रिलायबल होना बहुत जरूरी, वो फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए और वो किसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। न्यूज़ ने दी है, क्या वो रिलायबिलिटी है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो जो यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अकाउंटिंग करने वाला है वो हमें रिलायबिलिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे मार्केट में, जैसे मैंने बोला कि कल जीएसटी की रेट डाउन हो गई, तो आप कहोगे सर आप कौन से रिलायबल पर्सन हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने बोला है, तो गवर्नमेंट इज ए रिलायबल अथॉरिटी, उसके बेसिस पर ही वो लोग क्या करेंगे, अपने डिसीजन लेंगे, तो रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है रेलिवेंसी। देखो रेलिवेंसी इज़ वेरी मस्ट। रेलिवेंस का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि सचिन तेंदुलकर ने 100 रन बनाए, तो ये आज के टाइम पर रेलिवेंस है क्या इस बात का, नहीं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर हैज बीन रिटायर्ड, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो रेलिवेंस का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी टाइम पर मिले। अब मैं आपसे परसों की इन्फॉर्मेशन आज दूँ, जैसे मैंने बोला कि आज सिंपल से नॉर्मल बोलता हूँ कि इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी चुने गए हैं, ही हैज़ बीन इलेक्टेड। तो सर ये कौन सी नई बात है, ये तो पहले ही हो चुका। अब मैंने आज ही मैं आपको बोलता हूँ कि सर लॉकडाउन हो गया है, तो सर आप क्यों बोल रहे हो, लॉकडाउन तो पहले ही कितनी तारीख से, 24 तारीख से लॉकडाउन चल रहा है, सर ये कौन सी नई बात है। तो इसका मतलब होता है रेलिवेंसी, कि जो इन्फॉर्मेशन हमें उसी टाइम पर मिलना चाहिए जिस टाइम पर हमें उसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लेट हो जाए इन्फॉर्मेशन, तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल एंड टाइम, मस्ट हैव टू प्रोडिक्शन एंड फीडबैक, ठीक है ना, जिससे हमें आज के टाइम पर ही मिल जाए। जैसे मैं एक सबसे फ्लॉज बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने 31 मार्च को बोला, 31 मार्च को बोला कि आप लोग इन्वेस्टमेंट 30 जून तक कर सकते, जबकि लास्ट डेट ही 31 मार्च थी। तो पर्सन के पास वो टाइम नहीं मिला, किस बात के लिए, कि वो अदर इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उनको आपने रात को 8 बजे बोला। तो रेलेवेंस का मतलब होता है कि उस डिसीजन को वो ईजिली तरीके से ले सके और उसके बेसिस पर फ्यूचर के इवेंट्स को डिसाइड कर सके, तो रेलिवेंसी होता है। जैसे कि आपको सबसे अच्छा एग्जांपल होता था जियो का। जियो जब लॉन्च हुआ तो डायरेक्ट ही उन्होंने 4G लॉन्च किया, किसी को नहीं पता था। अब जब लोगों की इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ी, मतलब अदर इंडस्ट्रीज़ को मालूम पड़ी ये इन्फॉर्मेशन, तो उनका पूरा बिजनेस बिल्कुल डाउनफॉल हो गया। बिजनेस डाउनफॉल हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनके पास कोई अवेलेबल टाइम पर नहीं मिली। अगर ये बात उनको पहले से मालूम हो जाती तो वो थोड़ा सा रेडी हो जाते, लेकिन रेडी नहीं हो पाए, इसलिए उनके फ्यूचर्स के जितने भी प्रोडिक्शन थी वो सब खत्म हो गई, तो प्रोडिक्शन नहीं ले पाए। तो दैट इज़ द रेलिवेंस, ठीक है ना। तो वो अपने पास्ट एवोल्यूशन को करेक्ट कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को देख के। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। फिर होता है अंडरस्टैंड। अब देखिए अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट ने मान लो कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया, सिंपल से समझो, गवर्नमेंट ने बोला कि कल से जीएसटी की रेट, जैसे अच्छा चलो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ, आज ही कर देखते हैं
कल नाइट में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन डाला, कल परसों की नाइट में उन्होंने बोला कि जितने भी शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन है वो शॉप्स खुल सकती हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन लिख दी आगे क्या, एक्सेप्ट द मॉल्स एंड प्लेसेस वेयर सिंगल मॉल यूनिट्स, यानी वो नहीं खुलेंगे। लेकिन क्या वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हमेशा लॉ की लैंग्वेज ऐसी यूज़ की जाती है कि वो थोड़ी सी क्या होती है, डाइवर्टेड होती है, यानी वो हम उसको इजी से नहीं समझ सकते। और उन्होंने एक लाइन लिख दी कि उसमें जो गांव से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट से बाहर है वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो लोग तो वो ईजिली नहीं समझ में आती। तो हम लोग अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमें समझ में आ सके, कोई बैड मैसेज ना हो, हमेशा गुड मैसेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन इजी तरीके से पहुंच सके सामने को, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। जैसे चाइना से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है लेकिन वो ऐसी लैंग्वेज में आ रही है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, या वहाँ से न्यूज़ आ रही है हमारे पास कोई इंटरप्रेटर नहीं है। तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है तो दैट इज़ द ऑलवेज अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी तो हम उससे कन्विंस नहीं हो पाएंगे, हम उसकी क्वालिटी को नहीं समझ पाएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन को हमें क्या मालूम पड़ेगा हमारे। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, अच्छा इसके अलावा कुछ और जैसे टाइमलीनेस है। टाइमलीनेस मैंने आपको पता ही बताया कि समय पर मिलनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। परसों की इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिल रही है कोई मतलब नहीं है, एक साल पहले की इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिल रही है कोई मतलब नहीं है। फेथफुली विश्वसनीय ही होनी चाहिए, यानी हम उसकी बात पर विश्वास। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सोशल मीडिया पर कई सारे कंटेंट डलते हैं, कई सारे होते हैं, हम लोग एक बार में देख के उन पर फेथ कर लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक देखा कि गवर्नमेंट ने बोला कि 30 जून के बाद डिपार्टमेंट शायद जीएसटी रेट कम कर देगी, तो हम नहीं मान सकते ऐसे। उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट आगे 2-3 महीने टैक्स नहीं लेगी, ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि ये फेथफुली नहीं है ना, कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक कोई रेलिवेंस अथॉरिटी नहीं आएगी तो हम लोग उसको नहीं कर सकते। फिर होता है कंपेरेबिलिटी। तो वो इन्फॉर्मेशन हमेशा फेथफुली होनी चाहिए, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है वो हमेशा फेथफुल होनी चाहिए। फिर है लास्ट वन है कंपेटेबिलिटी। कंपेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हम इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करने लायक है भी या नहीं है। जैसे कि नॉर्मल देखा जाए, जैसे आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन में मैंने बोला कि मेरी सेल कम हो रही है लेकिन मेडिकल की ज़्यादा हो रही है सेल, तो वो कोई कंपेरेबल नहीं है ना। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे रखा है तो वो उनकी ऑब्वियसली उनकी सेल थोड़ी सी बढ़ेगी, आज के टाइम पर और किसी की नहीं बढ़ेगी। जैसे आज शेयर मार्केट बहुत डाउनफॉल हो रहा है बट मेडिकल इंडस्ट्री की सेल बहुत ज़्यादा हो रही है ना। मेडिकल के म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मेडिकल की डिमांड ज़्यादा है। तो जैसे आज मास्क की डिमांड ज़्यादा हो गई तो हम इसको मान सकते हैं कि वो कंपेटेबिलिटी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। ये दैट इज द मेन। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अब हम ये सब चीज़ें पढ़ किसके लिए रहे हैं, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए काम आने वाली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली ऑर्गेनाइजेशन काम आने वाली। देखो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके यूज़र 2 लोग होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ द यूज़र, एक इंटरनल यूज़र एक एक्सटर्नल यूज़र। यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के काम नहीं आने वाली है, वो इन्फॉर्मेशन इन पर्सनस के लिए भी काम आने वाली है जो कई लोग टाइप के हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो कोई भी चीज़ होती है मेजर 2 फॉर्म में होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल समझते हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स हु आर द मैनेजिंग द बिजनेस एंटिटी। जो मैनेजर हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बिजनेस को अच्छे से क्या करें, अच्छे से यूज़ करें, बिजनेस को प्रॉफिट में लेकर आए, तभी तो उनके लिए बेनिफिट होगा। नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब। अब मैनेजर ही बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ना है सर लॉकडाउन से, कुछ नहीं होने वाला है, तो मैनेजमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत गलत है ही नहीं। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन का सही तरीके से यूज़ करे और यूटिलाइज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करे, ठीक है ना। मैनेजमेंट उनसे डिसीजन ले पाएगा कि बाहर का इंटरनल और बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हमें बिजनेस में आगे के 3 महीने में आगे क्या करना है, ये हमें सारी चीज़ों को डिपेंड करता है। फिर होता है एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। जैसे आप सिंपल अभी के सिनेरियो में आप देखोगे, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि आपको ये 3 महीने सैलरी देना है, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना फंड नहीं है जो एम्प्लॉय को पता है, तो एम्प्लॉय को भी यही बोलेगा ना कि यार मेरे बिजनेस में पैसा ही नहीं है तो मुझे 3 महीने या 1 महीने की तो सैलरी दे नहीं पाएंगे। यानी कि एम्प्लॉयज़ को हमेशा ये पता होनी चाहिए कि अपने बिजनेस कंसर्न की फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है। जैसे एयर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, एयर इंडिया लॉस में चल रही है, उनके एम्प्लॉयज़ को भगा दिया गया।
तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, क्या प्रॉफिट में है या नहीं है, तभी तो वो मालूम पड़ेगा, है या नहीं। थर्ड होता है डायरेक्टर्स। देखिए डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। मैनेजर मैनेज करता है और डायरेक्टर उस बिजनेस की टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन गलत आ गई तो वो अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाएंगे। जैसे डायरेक्टर का मेन काम है, अगर जैसे आज का फिर से एक और सिनेरियो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टाटा ने अभी 1500 करोड़ रुपए दिए, ये इज द चीफ पर्सन, डायरेक्टर है, क्या उनको पता नहीं है कि हमारे अकाउंट में पैसा कितना है? उनको पता है, तभी तो उन्होंने वो दिया। अगर उनके पास उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो कैसे डोनेट कर देंगे, है ही नहीं तो कोई भी कर देगा ना। हम लोग क्यों नहीं करते, हमें मालूम है, हम उतनी ही डोनेट करते हैं जितना हमारे फंड में पैसा है, यानी हमारी अकाउंटिंग कितनी है, हमारी इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स की हमारे पास कितनी है, वो उसके हिसाब से हम करते हैं। फिर होता है इन्वेस्टर्स। बट इन्वेस्टर कौन होता है, जो पैसा लगाता है बिजनेस कंसर्न में। आज मैं आपसे बोलूँ, सिंपल सा आपसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आज मैं आपसे बोलूँ कि आप रिलायंस में पैसा लगाएंगे, जियो में पैसा लगाएंगे, आप बिल्कुल लगा देंगे। जैसे फिर से एक रिसेंटली एग्जांपल बताता हूँ, परसों नरसों ही अभी कल परसों ही न्यूज़ आई है कि रिलायंस जियो में सबसे पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन हुआ है आज, एक दो दिन में बता सकते हैं? वो है कौन, फेसबुक। फेसबुक ने 9% से एबव उन्होंने स्टेक होल्डिंग कर लिया रिलायंस जियो। दैट इज़ द पोटेंशियल इन्वेस्टर। अगर उनको कुछ उनकी अकाउंटिंग में दिख रहा होगा, उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ दिख रहा होगा कि इनकी अकाउंटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके आगे के प्लान्स बहुत स्ट्रॉन्ग, तभी तो बंदा उसमें इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो क्यों करेगा। जैसे आपने शेयर ट्रेडिंग में 2-3 ऐप नाम सुने, जैसे एक है जीरोदा और एक है अप स्टॉक। अप स्टॉक में टाटा की क्या है, इन्वेस्टर है, टाटा खुद उसमें इन्वेस्टर है। तो टाटा ने उनके क्या लिखा रखा है, शेयर होल्डिंग कर रखी है। वो उसमें इन्वेस्टर तभी बनते हैं जब हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पता होता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन की हमें इन्फॉर्मेशन मालूम होती है कि ही इज़ वेरी गुड, इट इज़ द वेरी पोटेंशियल मैनेजमेंट और एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ अर्निंग वाला ये बिजनेस है। तो उनको मालूम होगा ना, तभी तो वो लोग इन्वेस्टर हैं। तो दीज आर द एक्सटर्नल इन्वेस्टर। एक्सटर्नल इन्वेस्टर मीन्स जो बाहर के इन्वेस्टर है। इंटरनल कौन कौन से हुए, मैनेजमेंट, कौन, मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉय एंड इन्वेस्टर, सॉरी डायरेक्टर, एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, ये हमारे इंटरनल हैं, ठीक है ना। समझ में। अब होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कौन कौन से हैं, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर, जैसे फेसबुक है, फेसबुक का कोई रिलेशन नहीं था, लिंक नहीं है जियो से, लेकिन वो उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। फिर होता है गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि आपके बिजनेस पर नज़र रखना, उसको आपकी इन्फॉर्मेशन से क्या करना है, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से बहुत कुछ करना है बेटा। वो क्यों करना है, समझते हैं। गवर्नमेंट हमेशा ये देखेगी कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अगर प्रॉफिट है ज़्यादा है तो आपसे ज़्यादा टैक्स लेगी, कम है तो कम लेगी। आप ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो जो आपके बिजनेस कंसर्न में और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में गलत है। ऐसा केमिकल्स का प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हो आप, ऐसे इन्वायरमेंट का लॉस तो नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट सारी चीज़ें देखेगी। तो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जैसे कि आप सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं मैगी। जो गवर्नमेंट अगर पता नहीं होता, गवर्नमेंट ने अगर ये फाइंड आउट नहीं किया होता कि उनके जो पार्टिकल्स हैं, लेड के पार्टिकल्स उनकी मैगी में निकले हैं, तो उस पर कैसे उसको रोकती, क्योंकि लेड का कैसे मालूम पड़ा, उनके अकाउंट में कहीं तो लिखा होगा कि रॉ मटेरियल में ये परचेज करते हैं, है ही नहीं। तो वो गवर्नमेंट देखेगी, फिर उस पर टैक्स लगाएगी। अगर कोई ज़्यादा है प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज है, उन पर से ज़्यादा टैक्स लगाएगी। तो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के तो पता करेंगे। फिर होता है ट्रेड यूनियन। कई सारी ट्रेड यूनियन की फिल्में देखी होंगी आपने, अगर पुरानी फिल्में देखी होंगी ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, तो उसमें ट्रेड यूनियंस होती है। ट्रेड यूनियंस भी कई सारी जो यूनियंस हैं वो डिपेंड होती हैं किस पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो उनसे क्या करेंगे, प्रॉफिट का कुछ पार्ट मांगती है, बोनस लेती हैं, सैलरी की डिमांड करती है, इंक्रीमेंटल की डिमांड करती हैं, है ही नहीं। जैसे टाटा के ट्रेड यूनियंस हैं, कई हर फैक्ट्री में ट्रेड यूनियंस होती है, तो वो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के अपनी डिमांड या इंक्रीमेंटल मांगते हैं। ओके। फिर होता है कस्टमर। कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर में क्या होता है, कस्टमर आप जानते हैं कस्टमर कौन है, दोज हू गुड्स बाय द गुड्स। तो कस्टमर मेजर चीज़ क्या देखेगा, उसको क्या ज़रूरत है अपनी कंपनी के, किसी भी कंपनी के अकाउंट्स की। जैसे पार्ले जी है, हम तो पार्ले जी यूज़ किया और खा लिया, गुड डे है यूज़ किया खा लिया, है नहीं। तो देखो हम लोग क्यों देखते हैं, हम उसी चीज़ को यूज़ करते हैं जिसकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी होगी, उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होंगी। हम लोग कस्टमर उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के पता करता है कि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है तो ज़्यादा बिजनेस कर रही होगी, उनकी सेल ज़्यादा है। आप कौन सी गाड़ी ज़्यादा लेना पसंद करोगे, जो मार्केट में ज़्यादा चल रही होगी, जैसे हुंडई क्रेटा है, आज मार्केट में बहुत सेल है उसकी, तो हम उसको ज़्यादा परचेज़ करेंगे।
तो हम लोग ये देखते हैं कि यार मार्केट में डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा चल रही है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कस्टमर, उनकी क्वालिटी, सर्विस सेंटर्स, उनकी कंप्लेंट्स, क्योंकि देखिए किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनकी कंप्लेंट्स भी होती हैं, उनकी रिपोर्ट्स में कंप्लेंट्स भी होती है, किस कंपनी की ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, किसकी कम। तो हम कंप्लेंट्स को भी देखते हुए हम उसको देखते हैं कि उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। तो ये दीज आर द यूजर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो ये हम लोग इसी में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को क्या करना होता है, ठीक है। ये आज हमारा लगभग पहला चैप्टर थोड़ा सा हमने कवर किया हुआ है अकाउंट का। तो हम लोग अब जो नेक्स्ट 11th का जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो मोस्टली अब कंसेप्ट वाइज ही होगा पूरा। मैंने पहले ही बताया कि हमारे शुरू के 7-8 लेक्चर ऐसे ही जाएंगे और मोस्टली ये 4 to 5 आवर्स के ऐसे ही लेक्चर्स रहेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलो गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।